19वीं सदी के अंतिम दशक में जब राष्ट्रवादी विचार उभरने लगा, तब विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने साहित्य को देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने लगे। दरअसल इनमें से अधिकांश साहित्यकारों का यह विश्वास था कि वे गुलाम देश के नागरिक हैं, अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के साहित्य का सृजन करें जो उनके देश को मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा। साहित्य में पराधीनता के बोध तथा स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, साहित्य ने देश की आज़ादी के लिए जनसाधारण को हर प्रकार से बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया। सुविधा की दृष्टि से हमारी चर्चा मुख्य रूप से 3 भाषाओं बांग्ला, हिंदी एवं उर्दू तक सीमित होगी। बांग्ला साहित्य। आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास अपने देशवासियों में देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को जागृत करने में लगे हुए थे। उन्होंने देशवासियों को अपने देश की मौजूदा दयनीय स्थिति के कारणों पर विचार करने के लिए बाध्य किया। अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के साथ आनंद मठ देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आनंद मठ जो था आज़ादी के उन दीवाने देशभक्त और क्रांतिकारी व्यक्तियों की गाथा है जो वंदे मातरम का जयघोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त को अपनी रचना की प्रेरणा उन्हें साहित्यिक देशभक्ति से मिली थी। रमेश चंद्र दत्त ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपनी परंपरा एवं संस्कृति से काफ़ी लगाव था। उन्होंने अपने उपन्यास समाज में प्राचीन भारतीय अतीत को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस उपन्यास में ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद का चित्रण किया है जो हिंदुओं पर केंद्रित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रमेश चंद्र संप्रदायवादी थे। यहाँ हिंदू आदर्श को प्रस्तुत करने के पीछे इस बात को प्रकाश में लाना था कि उस समय भारतीय राष्ट्रवाद में ऐसी संभावनाएं नहीं थी जो सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती थी। अतः रमेश चंद्र को उनके समय की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति देने वाली प्रतिनिधि के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का प्रयास। साहित्यिक देशभक्ति। देशभक्तिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना। बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय की 1947 से पूर्व की रचनाओं पर दृष्टि डालना काफ़ी उपयोगी होगा। विशेषकर गणदेवता एवं पंचग्राम उपन्यास में उन्होंने शोषण एवं औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया है। इस शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध निर्धन ग्रामीणों के संघर्ष का भी वर्णन किया गया है, जो अंततः असफल होता है। यह असफलता इसलिए नहीं कि प्रभावी वर्ग शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि औद्योगिकरण की वास्तविकता के समक्ष ग्रामीण सामाजिक जीवन एक अर्थव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती है। हिंदी साहित्य। भारतेंदु हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे। अपने देश और समाज से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं, कविता, नाटक, निबंध लिखा। भारतेंदु द्वारा सृजित साहित्य का एक बड़ा भाग पराधीनता के प्रश्नों से संबंधित है। अपने प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लोक कथा का उपयोग किया जो देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से प्रचलित थी। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं लेखकों ने भारतीय धन के लूट के माध्यम से ब्रिटिश शासन के शोषण का पर्दाफाश किया। भारतेंदु ने भी कविता के माध्यम से भारतीय धन के लूट को इस प्रकार व्यक्त किया है। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों तक शोषण, आज़ादी एवं पराधीनता के प्रति वैचारिक रवैया आमतौर पर वही था जो 19वीं सदी के दौरान उभरा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली। अब मुद्दा केवल भारत की स्वतंत्रता का नहीं रहा, वह तो किसी भी कीमत पर लेनी ही थी। अब स्वाधीनता का मूल अर्थ और मुख्य उद्देश्य चर्चा का मुख्य आधार बन गए और आज़ादी किसके लिए जैसे प्रश्न उठने लगे। जैसा कि प्रेमचंद की एक कहानी आहुति में रूपमती कहती है, कम से कम मेरे लिए स्वराज का अर्थ यह नहीं है कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसके लिए सर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज में स्वार्थांत बना रहे तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा है। प्रेमचंद्र ने राष्ट्रवादी नेताओं के स्वार्थपरकता एवं भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया।
उनका मानना था कि यदि देश के नेता सही नहीं होंगे तो भारत की स्वाधीनता का क्या लाभ। प्रेमचंद्र के उपन्यास गबन में इस चिंता के महत्व को उजागर किया गया है। देवी दीन, जो एक पक्का राष्ट्रवादी है, नेताओं से कहता, अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। लेकिन राष्ट्रवादी राजनीति का सबसे निराशाजनक पहलू गोदान में परिलक्षित होता है। राय साहब, जो कि एक धनी जमींदार हैं, सत्याग्रह में शामिल होते हैं तथा बेईमानी से उद्देश्य पूर्ति के लिए धन का उपयोग करते हैं। खन्ना, जो कि महाजन, व्यापारी और उद्योगपति है, आंदोलन में भाग लेकर फिर ऐसे तरीकों से धन कमाने में लग जाते हैं जिन्हें जायज़ नहीं कहा जा सकता। ओंकारनाथ पत्रकार हैं जो अपनी संपादकीय लेखों में आग उगलते हैं, लेकिन बुनियादी रूप में स्वार्थी हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद स्वार्थ पूर्ति का एक साधन है। उर्दू भाषा। आपने मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते समय यह जाना कि एक साझा संस्कृति का देश में विकास हुआ जिसे गंगा जमुनी संस्कृति भी कहा जाता। इसके अनेक उदाहरणों में उर्दू भाषा भी शामिल है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में हुई और मध्यकाल में इसका धीरे धीरे विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक यह एक साहित्यिक भाषा बन चुकी थी, जिसमें फारसी और कुछ भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा उर्दू ही थी, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। शायद आप जानते हैं कि उर्दू और हिंदी के बहुत सारे शब्द समान होते हैं और इनमें मुख्य अंतर लिपि का है। हिंदी देवनागरी लिपि में है और उर्दू जो है फारसी लिपि में उस समय लिखी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत में अधिकतर समाचार पत्र और पत्रिकाएं उर्दू भाषा में ही प्रकाशित होते थे। 1857 के संघर्ष के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाले देहली अखबार और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तिलसिम जैसे अखबार आज प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले, जिनमें अल हिलाल, अल बलाग काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा कई दूसरे अखबार उर्दू भाषा में निकाले जाते थे, जिनके माध्यम से देश प्रेम की भावना का प्रचार हुआ। अंग्रेजों के शासन के अन्याय दमन के खिलाफ लोगों में चेतना जगाई। आप जानते होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा उर्दू जबान की ही है। उर्दू भाषा के अखबारों के साथ साथ उर्दू कविता के माध्यम से भी देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द का पैगाम घर घर पहुंचाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की, जो पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो ये पटना के बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था। ऐसी अनेक मिसालें आपको देखने को मिलेगी जब देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों ने ऐसे शेर और गीत दोहराते हुए मौत को गले लगाया। उर्दू भाषा आज भी लोकप्रिय है और हमारी दूसरी सरकारी भाषा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।